This section like conference will now be recorded. I am explaining you, I am give you the project. मैं आज आप लोगों को एक प्रोजेक्ट करा रहा हूँ. This is the cloud projects, and the cloud project, and in this project जो requirements है deploy a website in cloud. So हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका टाइटल है डिप्लॉय वेबसाइट इन क्लाउड. किसी कंपनी की वेबसाइट हमें डिप्लॉय करनी है. कहां पर? क्लाउड पे. चलिए जी. तो ये भी हम करके देख लेते हैं. तो गाइस इसका सिनेरियो है कि आपके पास पहला वे है कि यू कैन क्रिएट अ वन सर्वर and install the IaaS service role and deploy a website. Got it my point? आप लोग कर सकते हो सभी वेबसाइट डिप्लॉय करना है तो. एवरीवन, अगर आपसे कोई बोले कि हमें एक वेब सर्वर बनाना है क्लाउड पे, तो अब यही प्रोसेस करोगे या कोई अदर प्रोसेस करोगे? रिप्लाई अंकित, अतुल, पूजा, विजय, विशाल. यस सर, एक बार रिपीट करेंगे. मेरा टास्क है द डिप्लॉय वेबसाइट इन क्लाउड. तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक वेब सर्वर आपको क्लाउड पे बनाना है, तो आपके पास पहला ऑप्शन तो ये है, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास क्रिएट अ स्टोरेज एंड डिप्लॉय द स्टैटिक वेबसाइट थ्रू स्टोरेज. ये दो ही वे हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं. तो ये Yes, इसी sir. तरीके से आप वेबसाइट करोगे. बट यहां पर चैलेंज आता है कि द ईच एंड एवरी सर्वर इज अ कैपेसिटी. हर बंदे की अपनी एक कैपेसिटी है. द सेम एज ईच एंड एवरी सर्वर की लोड कैपेसिटी भी अपनी है. कि अगर आपने अपना वेब सर्वर डिप्लॉय कराया और आपने इस पे सेटिंग्स दे दी एनीवेयर कि इस वेबसाइट्स को आप वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पर एक्सेस कर सकते हैं. बट the challenge is this, that this server's capacity is accept 1 lakh request, but your request comes in more than 1 lakh. तो क्या होगा? आपकी कैपेसिटी है कि आपने जो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है वो 100 पीपल्स की करी है. 100 की जगह 120 आ जाए मैनेजेबल है. लेकिन 100 की जगह अगर 200 रिलेटिव्स आ जाएं उस पार्टी में, तो क्या होगा? गाइस, सब कुछ क्रैश हो जाएगा. यस और नो? सेम ही कॉन्सेप्ट है कि Yes, ऐसा sir. हम क्या करें कि हमारी सर्विस डाउन ना हो. तो इसके लिए एक रीजन है कि अगर हम मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट कर दें, कॉस्ट तो बढ़ेगी ना. अगर हम यहां पर मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट कर दें, और अब आपको पता है कि सर चलिए आप अगर मल्टीपल सर्वर भी क्रिएट कर देंगे, तो हम तो वेबसाइट सर्वर के आईपी से एक्सेस करते हैं. तो मैं जिस सर्वर का आईपी डालूंगा उसी सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी. तो क्या हम इतने सारे सर्वर्स के आईपी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो हम क्या करेंगे? वी आर यूजिंग द लोड बैलेंसर. We are using the load balancer, and all servers are connected with this load balancer. All servers are connected with load balancer, and now this इस load balancer का अपना एक IP होता है. like I'm asking कि 1.1.1.1. so मेरा जो रिक्वेस्ट आएगी ना वो इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर पे हिट करेगी, पब्लिक रिक्वेस्ट, and the load balancer automatically distribute this request to either this server or either this server. Equally वो क्या करेगा? इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा. इन दैट सिनेरियो अगर आपकी रिक्वेस्ट मोर देन 1 लाख जाती है तो क्या आपकी सर्वर डाउन होगा? एवरीवन,
गाइस बताइए ना रिप्लाई। अंकित, अतुल, पूजा, विजय, विशाल। यस सर। डाउन होगी साइट? यस सर। नहीं होगी, क्योंकि अब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पर्टिकुलर सर्वर पे ना जाके कहां पर आ रही है, लोड बैलेंसर पे। लुक लाइक ये है कि आपके बैकएंड में 100 पीपल्स हैं, काम करते हैं। लुक लाइक कि आप आईआरसीटीसी पे, या मैं कहता हूं नॉर्मली कि बैकएंड में 100 पीपल्स हैं, या फिर मैं कहता हूं रेलवे काउंटर पे गए, अगर एक ही रेलवे काउंटर होता तो सब लोग उसी पे बनवाते। बट अब मैंने क्या कर दिया, 10 रेलवे काउंटर्स कर दिए। तो अब आप अगर 10 पीपल्स आ रहे हैं तो एक लाइन में लगेंगे या एक एक काउंटर पे जा सकते हैं? तो एक एक काउंटर पे जाएंगे तो क्या टिकट बुकिंग करने वाले पे लोड आएगा और काम फास्ट भी होगा। बट यहां पर चैलेंज क्या आ रहा है कि सी कि यहां पर नंबर ऑफ सिस्टम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 सर्वर्स लगाए हैं। तो 5 सिस्टम्स का मतलब है द 5 लाख रिक्वेस्ट को ये हैंडल कर सकते हैं। और इन केस अगर आपकी रिक्वेस्ट 5 लाख से अबव आ गई तो क्या होगा आउटपुट? अगेन सेम प्रॉब्लम, अगेन सेम प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी गाइस? कि अब रेलवे काउंटर 5 है तो यस 5 आ सर। रहे हैं तो इक्वल हो गया, 5 लाख आ रहे हैं तो मैनेज करेंगे। लेकिन अगर 10 लाख रिक्वेस्ट आ गई तो ये तो दोबारा से वही प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी जो सिंगल सर्वर पे थी। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। ये सब ऑन प्रेमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम थी, बट क्लाउड आने पे ये वाली प्रॉब्लम भी फिनिश हो गई। तभी आज देखते हो कि कोई वेबसाइट डाउन नहीं जाती है, रियर केस में जाती है, वो मेंटेनेंस के केस में जाती है। चलते चलते कोई वेबसाइट डाउन नहीं होती, स्लो हो जाएगी लेकिन डाउन नहीं होगी। ठीक है ना? मोस्टली 98% वेबसाइट डाउन नहीं जाती है। ठीक है ना? वो डिपेंड्स करता है कि कंपनीज ने बैकबोन किस तरीके से अपना रेडी करा है। तो सेम है कि अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट। दूसरा एक और प्रॉब्लम क्या है कि मैं कहता हूं कि हमारा जो रिक्वेस्ट है ना वो मोर देन 1 लाख महीने में कभी भी जा सकता है। आई डोंट नो, रिक्वेस्ट को मैनेज नहीं कर सकते आप। मेट्रो में कितनी पब्लिक आएगी उसको आप मैनेज नहीं कर सकते। मेट्रो की कैपेसिटी है कि 100 सीटर्स है या 20, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पब्लिक ट्रैफिक को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट अगर आप करना चाहते हो सो दिस इज अ डिफरेंट वे। बट इतनी हो सकता है, but वो ट्रैफिक मैनेजर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिक्वेस्ट कंट्रोल नहीं होगी कि मैंने सेट कर दिया कि इतनी ही रिक्वेस्ट आए, तो उसमें मुझे प्रायोरिटी डालनी पड़ेगी किसकी आए और किसकी नहीं आए। तो वो हम थोड़ी ना कर सकते हैं, वो तो कोई भी आ सकता है। गाइस सेकंड प्रॉब्लम कि मैं कहता हूं आपके घर में बर्थडे पार्टी थी, तो आपने अपने घर के अंदर आपके 100 लाइट्स थी, आपने सारी की सारी 100 लाइट्स ऑन कर दी। अब बर्थडे पार्टी फिनिश, अब आप सिंगल हो, तो क्या आप वो सारी की सारी 100 लाइट जला के रखोगे? गाइस रिप्लाई दिया करो यार, इतने सारे 5 कैंडिडेट्स हैं, सभी लोग रिप्लाई दे सकते हो। तो क्या आप वो सारी लाइट्स जला के रखोगे अपने घर में? सेम ही कॉन्सेप्ट है कि अब मेरा जो लोड है वो लेस देन 50,000 है। दैट मीन्स कि मेरी जो रिक्वेस्ट वो 25,000 आ रही है। तो 25,000 रिक्वेस्ट को तो एक ही सर्वर हैंडल कर सकता है, बट उसके लिए भी मैंने कितने सर्वर ऑन करे हुए हैं? 5। तो कहना कहीं क्लाउड तो मेरे से पे एज यू गो है ना। वो तो अब अगर मैं 5 सर्वर ऑन करूंगा तो 5 सर्वर्स का चार्ज मेरे को बना के देगा, उसमें से मैं यूज करूं या ना करूं। सिंपल सा है द इलेक्ट्रिसिटी, कि आपके घर में 4 एसी हैं, आप बैठे हो बेडरूम में, बट आपने जहां पर नहीं बैठे वो एसी भी ऑन कर रखे हैं, तो डेफिनेटली बिल तो आपका बनेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि अब अगर आप लेस देन करते हो तो आपका लोड इंक्रीज पे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश कर जाता है, और अगर आप एक्टिव छोड़ते हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ती है। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, वेट गाइस,
गाइस इन सारी चीज का जो सॉल्यूशन निकाला है ना, वो निकाला है ऑटोमेशन. या ऑटोमेशन इज कॉल्ड ऑटो स्केलिंग. ऑटो स्केलिंग का मतलब क्या है कि कंपनी कहती है कि वी हैव स्टार्ट द वन सर्वर. मैं स्टार्टअप किससे कर रहा हूं? एक ही सर्वर से स्टार्ट कर रहा हूं. एंड नाउ मैं कंडीशन डालता हूं कि व्हेन द सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑफ 80%, अगर मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% होता है तो ऐड हो जाए मेरा एक सर्वर ऑटोमेटिकली. सो अब आपने एक सर्वर स्टार्ट करा, दैट मीन इस सर्वर की कैपेसिटी कितनी है? 1 लाख. अब जब इस पर लोड आएगा तो डेफिनेटली ये 80% की लिमिट को क्रॉस करेगा. जैसे ही 80% की लिमिट क्रॉस करेगा ऑटोमेटिकली यहां पे ये एक और नया सर्वर बना देगा. अब जब ये दोनों सर्वर 80% क्रॉस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली तीसरा सर्वर बना देगा. जब all three servers are cross the limit of 80%, it's create one more server. तो अगर आपका लोड 10 लाख भी आता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 10 सर्वर्स क्रिएट कर देगा. 50 लाख आता है तो 50 सर्वर्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा. एंड नाउ अगर आपका लोड लेस देन 80% होता है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? सर्वर्स को रिमूव भी कर देगा. इट्स अ बेस्ट और नॉट कि अगर आपका लोड 1 घंटे के लिए आया है तो 1 घंटे के लिए क्या करेगा? सर्वर क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली. और दिस सर्वर इज अ मिरर सर्वर. गॉट इन माय पॉइंट गाइस? व्हाई वी आर यूजिंग द स्केलिंग. दूसरा ये क्या कहता है कि ये तो चलिए लोड इंक्रीज और डिक्रीज पे, ये भी कहता है कि अगर आपका एक्टिव सर्वर क्रैश भी हो जाता है तो उसकी जगह भी ये ऑटोमेटिकली नया सर्वर बना देगा अपने आप. तो दीज ऑल फीचर्स ऑफ स्केलिंग. मेन सर्वर भी क्रैश होता है तो उसकी जगह भी वो नया सर्वर बना देगा. वो कहता है कि अगर आपके 20 सर्वर हैं, 20 के 20 सर्वर अगर क्रैश भी हो जाते हैं, डिलीट भी हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली नए सर्वर अपने आप बना देगा. वो सेटिंग्स हम करेंगे ना सारी. तो दिस इज 100% अवेलेबिलिटी. यहाँ पर आपकी जो सर्विस है ना वो 100% अवेलेबल है. आइदर योर सर्वर क्रैश होते हैं तो भी वो आपको सर्विस दे रहा है, आइदर आपके लोड इंक्रीज हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली सर्वर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपकी सर्विस डाउन नहीं होने देगा. क्यों? क्योंकि आपकी सर्विस कब डाउन होगी? लोड इंक्रीज पे सर्वर क्रैश हो सकता है. तो अगर सर्वर क्रैश होता है तो वो नया बना रहा है कि अगर लोड इंक्रीज नहीं हुआ बट किसी XYZ रीजन से सर्वर डाउन हो गया तो उसकी जगह वो दोबारा से नया सर्वर बना देगा अपने आप ही. ठीक है, क्योंकि फिजिकल के अंदर हमें मैनुअल काम करना पड़ता है, लेकिन ऑटोमेशन प्रोसेस के अंदर हमें मैनुअली वर्क नहीं करना पड़ता. गॉट इट गाइस? तो अब आप बताइए कि आप जो अपना प्रोजेक्ट करना चाहते हो, डिप्लॉय वेबसाइट इन क्लाउड, तो हु इज द बेस्ट? खाली सिंगल सर्वर या लोड बैलेंसर के साथ डिप्लॉयमेंट करना पसंद करोगे या ऑटो स्केलिंग के थ्रू डिप्लॉयमेंट करना पसंद करोगे गाइस? So now as per the me, I'm deploy the server auto scaling with load balancer. अगर मेरे 20 सर्वर बने तो लोड बैलेंसर 20 पे इक्वली रिक्वेस्ट भेजेगा ना. अगर आपने लोड बैलेंसर नहीं लगाया तो रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी ना सर्वर्स पे. www.google.com. So the google.com is a name of load balancer. उस लोड बैलेंसर के बैकएंड में उसने 100 सर्वर्स लगा रखे हैं. तो आपकी रिक्वेस्ट को वो इक्वली किसी भी सर्वर पे भेज सकता है. दीज ऑल सर्वर आर द मिरर कॉपी. बट अगर आप सिंगल सर्वर पे भेजेंगे तो प्रॉब्लम तो फिर से सेम ही आ जाएगी. So now I am deploy this project, the web server, deploy the website with load balancer with auto scaling. So load balancer हम क्यों यूज कर रहे हैं? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. और स्केलिंग क्यों कर रहे हैं? फॉर हाई अवेलेबिलिटी. कि मेरा अगर सर्वर क्रैश होता है या मेरा लोड इंक्रीज होता है और मेरी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कि आपको एक्टिव सर्वर दो नहीं रखने पड़ेंगे. यानी कि आपकी रिक्वेस्ट अगर लेस देन 1 लाख आ रही है तो आपको एक ही सर्वर की रिक्वायर्ड है, तो एक ही सर्वर है. अब मैं कहता हूं कि 2 डेज आपका 1 है, अब 2 डेज के बाद 1 घंटे के लिए आपका लोड मोर देन 2 लाख आ गया तो आपको मिनिमम 3 सर्वर चाहिए. बट अगर आपने मैनुअली आप इतनी जल्दी तो 2 सर्वर नहीं बना सकते, तो इतनी देर में तो आपकी वेबसाइट क्रैश कर जाएगी. बट स्केलिंग कर रखा है तो विद इन अ मिनट आपके 2 सर्वर और बना देगा
और 2 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली आपका लोड डिक्रीज हो गया दोबारा से, फिर क्या करोगे आप? मैनुअल सर्वर जो बनाए उनको हटाने जाओगे। अब आपका हो गया ऑफिस टाइम ओवर, तो आप तो निकल लोगे ऑफिस से, तो वो सर्वर तो ऑन ही पड़े रहेंगे, तो उनकी तो कॉस्ट आएगी ना। तो हमने सेटिंग डाला है कि अगर मेरा लोड डिक्रीज भी होता है तो ऑटोमेटिकली मेरे सर्वर भी क्या आ जाए, लोड भी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, मेरे सर्वर भी रिमूव हो जाए। गॉट इट द पॉइंट गाइस? So now how to deploy the web server with load balancer? बट गाइस यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट है, मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि अगर आपका कोई भी सर्वर क्रैश होता है तो उसकी जगह दूसरा सर्वर बनना चाहिए। तो ये दूसरा सर्वर पहले वाले सर्वर की मिरर कॉपी तो होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज आप यहाँ से डाउनलोड कर रहे हो अगर ये अगर क्रैश हो गया तो वो रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर पे मूव होगी। दैट मीन्स कि वहां पर भी वही सेम चीजें होनी चाहिए। और ऑटोमेटिकली अगर कोई और सर्वर भी बन रहे हैं तो वो सब भी एक दूसरे की मिरर कॉपी होनी चाहिए। और मिरर कॉपी के लिए मैं यहाँ पर कौन सा AMI यूज करूं, डिफॉल्ट AMI या कस्टम AMI? कौन सी AMI यूज करनी पड़ेगी? मैं यहाँ पे करूंगा कस्टम AMI, क्योंकि डिफॉल्ट AMI के अंदर तो मेरी वेबसाइट है ही नहीं ना। तो मैं अपनी कस्टम AMI के अंदर पहले से वो सारी चीजें एड ऑन करके रखूंगा ना, जो मुझे क्लाइंट्स को या जो मेरे को दिखानी है। तो नाउ फर्स्ट आई एम क्रिएट अ AMI। और AMI कैसे क्रिएट करते हैं आप लोगों को पता है। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं, चेक की मेरी कोई AMI क्रिएटेड है या नहीं है गाइस। तो आई एम जस्ट लॉग इन विद So guys, I'm come go to and I'm type the भाई क्यों। तो वी कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एक AMI ऑलरेडी बनी हुई है, ऑलरेडी मेरी एक AMI रखी हुई है। तो फर्स्ट आई एम क्रिएट अ लोड बैलेंसर। AMI कैसे बनाते हैं आप सभी को पता है। नाउ आई एम क्रिएट अ लोड बैलेंसर। So how to create a load balancer? Simply you can just go to the EC2, or inside the EC2 you can see the option is available in the load balancer. You can just click on a load balancer, create load balancer. There are the different types of load balancer. पहले एक ही आता था classic. So the classic load balancer is a combination of network load balancer और application load balancer, और ये gateway load balancer अभी 1 month पहले ही add on करा है इन्होंने यहाँ पे। But क्लासिक को और भी अपग्रेड करा तो यहाँ पे आया आपका एप्लीकेशन और नेटवर्क। सो नाउ आई एम यूजिंग द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, क्योंकि क्लासिक बहुत ज्यादा ओल्ड हो गया है। बट अगर आप ये कॉम्बिनेशन है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये क्लासिक लोड बैलेंसर, नेटवर्क और एप्लीकेशन। अगर आप पर्टिकुलर नेटवर्क मैनेज करना चाहते हो तो नेटवर्क लोड बैलेंसर करिए, एप्लीकेशन मैनेज करना चाहते हैं एप्लीकेशन, तो हम मोस्टली एप्लीकेशन मैनेज करते हैं। So now I'm create a load balancer application. तो अलग अलग बना लो या क्लासिक नहीं। Now the load balancer name is called अब देखिए यहाँ पे भी एक चीज आ रहा है, मैंने लोड बैलेंसर डाल दिया लाइक APP app-lb1 application load balancer 1. There the schema is two part. One is internet facing or internal. What is the meaning of internet facing or internal? इंटरनेट फेसिंग का मतलब है एवरीवन एनीवेयर, और इंटरनल का मतलब है ओनली विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन अ लैन नेटवर्क। तो आप ऐसा लोड बैलेंसर बनाना चाहते हो जो वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो,
या ऐसा जो आपकी विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो। तो नाउ मैं बनाना चाहता हूँ कि मैं इसके साथ जो भी वेबसाइट या जो भी वेब सर्वर्स कनेक्ट करूं उसको मैं वर्ल्ड वाइड कहीं से भी एक्सेस करूं, यानी कि इस लोड बैलेंसर को वर्ल्ड वाइड पब्लिक नेटवर्क में कहीं से भी एक्सेस कर सकूं। सो नाउ आई एम सेलेक्ट इंटरनेट फेसिंग। So the internet facing load balancer routes request to client over the internet to the target and required a public subnets. Second, we are using the IPv4. VPC, now I am using a default VPC or either you use a customized VPC. So now, तो मैंने डिफॉल्ट करा, आप डिफॉल्ट ले सकते हो या आप अपने VPC पे भी बना सकते हो, चॉइस इज योर। इन विच रीजंस, लाइक आप जो सर्वर्स बनते हैं, आप जो मैं कह रहा हूँ कि ऑटोमेशन होगा, तो आपके सर्वर्स ऑटोमेटिकली बनेंगे। सो यू कैन डिसाइड कि आपके जो सर्वर्स हैं वो कहां पर किस लोकेशन पे बने। तो नाउ आई एम सेलेक्ट माय सर्वर इज डिप्लॉय इन साउथ ए और साउथ बी, और these are the subnets of south A and south B. Got it the point? क्योंकि मेरे सर्वर्स बनेंगे तो मुझे लोकेशन भी तो देनी पड़ेगी कि किस एबेबिलिटी जोन्स के अंदर बने, क्योंकि जब आप वर्चुअल सर्वर्स बनाते हो तब भी आप नेटवर्क के वहां पे लोकेशन देते हो। तो द सेम है कि यहाँ पर भी मुझे लोड बैलेंसर को बताना पड़ेगा। नाउ सिक्योरिटी ग्रुप, तो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर सकते हो, या अगर आपने अपना कोई बना रखा है कस्टमाइज, तो मैंने यहाँ पे बना रखा है लाइक वेब सर्वर एसजी के नाम से। So now I'm select this web server SG, or either you can select the multiple security group you can also add. Listener port, so the listener port is called HTTP and port number 80. तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पोर्ट नंबर 80 पे आएगी, यानी कि HTTP से एक्सेस होगी। नाउ द टारगेट ग्रुप, टारगेट ग्रुप का मतलब है गाइस कि जब आपकी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पे आए तो लोड बैलेंसर उस रिक्वेस्ट को कहां पर फॉरवर्ड करेगा, यानी कि आपके पास अगर कोई आ रहे तो आप किसको टारगेट करोगे। हम किसको करेंगे, इंस्टेंसेस को, यानी कि सर्वर्स को। तो टारगेट ग्रुप में मैं क्या क्रिएट करूंगा, इंस्टेंसेस। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप, इनसाइड द टारगेट ग्रुप द इंस्टेंसेस, कि मेरे पास जो रिक्वेस्ट है वो इंस्टेंस के बेस पर आए, पोर्ट नंबर 80 के बेस पर आए। तो टारगेट ग्रुप नेम इज लाइक माई SERVERS सर्वर्स। तो टारगेट ग्रुप का नाम मैंने दे दिया, यहाँ पर HTTP दे दिया कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू आए, नथिंग, कुछ चेंज नहीं कर रहा। नेक्स्ट एंड क्रिएट टारगेट ग्रुप। सो ये कंसोल चेंज हुआ है गाइस। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो प्रीवियस वीडियोस में इस तरीके से टारगेट ग्रुप क्रिएट नहीं होता, तो ये कंसोल रिसेंटली हुआ है। सो ये न्यू कंसोल आ गया, सो न्यू सेटिंग्स इन्होंने दे दी यहाँ पर। नाउ आई एम सेलेक्ट अ टारगेट ग्रुप, सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक और यू कैन सी द माय टारगेट वन, बट दिस इज माय टारगेट वन आ रहा है, ये मेरा प्रीवियस वाला आ रहा है। नाउ हम रिफ्रेश कि मैंने तो माय सर्वर्स के नाम से बनाया है, सो यू कैन सी द माय सर्वर्स। तो यहाँ पर मैंने माय सर्वर्स वाला अपना टारगेट कर लिया जिसकी रिक्वेस्ट हुआ HTTP से, यानी कि मेरी वैन रिक्वेस्ट किस पे आएगी, HTTP पे, और लोड बैलेंसर भी किसके प्रोटोकॉल के थ्रू फॉरवर्ड करेगा, सर्वर पे, HTTP के थ्रू ही फॉरवर्ड करेगा। नाउ द टैग इज इन नथिंग, दिस इज अ कमेंट, कि आप कोई कमेंट अगर देना चाहते हो, यू कैन सी दिस इज अ समरी, जो भी हमने चीजें एड ऑन करी हैं। एंड नाउ क्रिएट लोड बैलेंसर। तो ये पोर्टल बहुत ही अच्छा बना दिया इन्होंने, पहले वाला थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, ये बहुत इजी पोर्टल इन्होंने कर दिया है। तो मैंने एक लोड बैलेंसर क्रिएट कर लिया गाइस। तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट, आई एम क्रिएट अ AMI। पहले नंबर पे आपको क्या क्रिएट करनी है, यू कैन क्रिएट अ AMI। सेकेंड नंबर पे क्रिएट अ टारगेट ग्रुप, एंड थर्ड नंबर पे क्रिएट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो आप यहाँ पे पोर्टल पे जाके देख सकते हो कि या तो आप पहले टारगेट ग्रुप कर लीजिए, अगर टारगेट ग्रुप नहीं है तो आपके पास वहां पर ऑप्शन भी मिल जाएगा टारगेट ग्रुप क्रिएट करने का। सो बेटर है आप पहले से ही टारगेट ग्रुप क्रिएट करके रख लीजिए। तो देखिए जो भी टारगेट ग्रुप है ना वो आपको यहीं पर ही डिस्प्ले होगा। देयर आर टू टारगेट ग्रुप्स, दिस इज माय ओल्ड वन, तो आई एम डिलीट दिस टारगेट ग्रुप। सो मैं इसको भी बनाए रहने देता हूँ, नो वे, मैं डिलीट ही कर देता हूँ। नाउ डिलीट। सो मेरा लोड बैलेंसर हो गया। नाउ वी हैव कॉन्फ़िगर द ऑटो स्केलिंग। अब जब आप ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करेंगे तो ऑटो स्केलिंग के अंदर भी दो चीजें आएंगी,
एक आएगा ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशन और एक आएगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप. So you can see if I click on this, so you can see the option is available. Launch configuration and auto scaling group. तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर वो आपसे पूछेगा कि आपके जो भी सर्वर्स ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होंगे उनके अंदर कौन सा तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा. तो उसमें वी हैव सिलेक्ट द AMI. मैं चाहता हूं कि मैंने जो कस्टम AMI है वो AMI आप इसके अंदर यूज करिए. तो जो भी ऑटोमेटिकली सर्वर ये बनाएगा उसके अंदर वही AMI एड ऑन करेगा. सेकंड वो पूछेगा इंस्टेंस टाइप कि आप जो सर्वर का हार्डवेयर क्या रखना चाहते हो, कितनी रैम और कितने CPU आपके उन सर्वर्स की हो जो भी ऑटोमेटिकली बने. सो आई एम सिलेक्ट द T2 माइक्रो. नहीं उठाएगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से. सेकंड ये पूछेगा फिर आपसे सिक्योरिटी ग्रुप, की पेयर, तो एवरीथिंग सारी चीजें आपसे पूछेगा. सो नाउ क्लिक ऑन लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन and these are the old one. Now delete these launch configurations and create a new one. Create launch configuration. Launch configuration name is like my web AMI. So देखिए, you can see the both option are available. You use custom AMI और default AMI. बट अगर आप डिफॉल्ट AMI लेते हो तो डिफॉल्ट AMI के अंदर तो वेबसाइट्स वगैरह कुछ बनी ही नहीं हुई है, तो कुछ लाइव ही नहीं होगा. तो वी आर यूजिंग द कस्टम AMI. तो अब पता लगा कस्टम AMI का यूज हम कहां पे कर रहे हैं कि मैंने अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स बना के रख ली हैं. Now the instance types, you know the instance types is T2.micro. So they are the list कि आपके जो भी सर्वर्स बनेंगे वो किस कॉन्फ़िगरेशन के बनेंगे. Like we have said T2.micro. Then IAM roles आपको पता है क्यों बनाना है, so मैं कुछ नहीं दे रहा. And like 30 GB का मेरा रूट है. सिक्योरिटी ग्रुप आई एम नॉट क्रिएट एनी न्यूज. अगर आप नहीं भी करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बना देगा यहाँ पर. बट आई एम सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग. मैं अपना एक एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप ही यूज कर रहा हूँ. पड़ेगा ना, सिर्फ प्रोटोकॉल्स भी अलाउड तो होने चाहिए ना. अगर सिक्योरिटी ग्रुप में अगर आपका HTTP प्रोटोकॉल से ब्लॉक हुआ तो भी आपकी वेब सर्वर नहीं एक्सेस होगा. तो ईच की पेयर, आई नो द की पेयर ऑफ द AMI, क्योंकि मेरी कस्टम AMI है तो मुझे अपने AMI का पासवर्ड पता है. सो वी डोंट रिक्वायर द की पेयर. तो प्रोसीड विदाउट अ की पेयर. एंड नाउ क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन. अब गाइस जब मैंने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन कर दी तो अब मैं बनाऊंगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप. और इस ग्रुप के अंदर मैं लोड बैलेंसर भी ऐड करने वाला हूं, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन भी ऐड करने वाला. यानी कि अब सारी चीजों को मैं क्या करूंगा, मर्ज करूंगा, एक साथ मैप करूंगा, एक प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा. लाइक है ना कि पहले आपने सब्जी को अलग अलग काट के रख लिया, अब जब फाइनली आपको सब्जी बनानी है तो सारी चीजों को मिक्स तो करोगे. तो वही है कि हमने लोड बैलेंसर क्यों करा, लाइक आपको टमाटर का क्या काम है और मिर्ची का क्या काम है वो आपको डिसाइडेड है. सो नाउ द क्लिक ऑन द ऑटो स्केलिंग ग्रुप. तो कहते हैं जब सब्जी बनाते हैं तो प्याज को हम एक तरफ रखते हैं और बाकी लहसुन मिर्ची और टमाटर को एक साथ तीनों को मिक्स कर देते हैं. तो वही है कि हमने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में AMI और इंस्टेंस टाइप्स और की पेयर सिक्योरिटी ग्रुप को एक साथ कर दिया और लोड बैलेंसर सेपरेट कर दिया. अब हम दोनों को मिक्स करेंगे. नाउ द क्रिएट अ लॉन्च कॉन्फ़िगर. So the auto scaling group are a collection of Amazon EC2 instance that enable automatic scaling and fleet management feature. These features help you to maintain the health and availability of your application. Amazon EC2 auto scaling feature have no additional fees. Pay out the services fee of Amazon EC2. तो कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, जो आपके EC2 के चार्जेस हैं उसी में ही इंक्लूडेड है इसके चार्जेस. Now the create auto scaling group. Give the group name is like a my scaling. And the templates कि आप predefined से जो आपने बनाया वो अपनी custom settings. So मैं तो अपनी custom setting ही यूज करूंगा और मैंने एक launch configuration बनाई भी हुई है. So now I'm just click on switch to launch configuration and select कि my web के नाम से मैंने launch configuration बनाई थी. और in this launch configuration I'm add this custom AMI. इस डेट को क्रिएट करा था, सिक्योरिटी ग्रुप करा था, T2 माइक्रो मैंने हार्डवेयर सेलेक्ट करा था और की पेयर मैंने ऐड ही नहीं करा था बिकॉज आई एम सेलेक्ट द प्रोसीड विदाउट अ की पेयर. नाउ द नेक्स्ट इट्स आज द VPC.
तो मेरे को पता है कि आई एम डिप्लॉय द स्केलिंग इन अ मुंबई रीजन, तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो अभी ऑटोमेटिकली सर्वर बने या तो वो ए के अंदर या बी के अंदर, तो नाम सिलेक्ट ए और बी। देन नेक्स्ट लोड बैलेंसर, आप लोड बैलेंसर ऐड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? मैं तो करना चाहता हूं कि अगर मेरे 10 सर्वर्स हैं तो मेरा जो लोड है वो इक्वली सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो। मैं नहीं चाहता कि मैं एक एक सर्वर के आईपी से पे जाके एक्सेस करूं, मैं तो चाहता हूं कि कॉमन ही सर्वर मेरा एक्सेस हो। तो नाउ आई एम जस्ट यूज द अटैच एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर, तो आई एम जस्ट क्लिक, या आप नया भी बना सकते हो। एंड हमने कौन सा लोड बैलेंसर बनाया है? वी हैव सिलेक्ट एप्लीकेशन और क्लासिक, तो हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाया है। So inside the we have select the target group, और ये मेरा target group आ गया। Now the health check of between कि आपस में एक दूसरे को पिंग पोंग करें, कनेक्टिविटी चेक करें, so मैंने यहाँ पे 100 कर दिया। Then next, this is the desired capacity. Then specify the size of the auto scaling group of changing the desired capacity. You can also specify the minimum and maximum capacity of limit. Your desired capacity must be within the limit range. लाइक कि मैंने कह दिया कि मैक्सिमम मेरे सर्वर 100 बन सके, क्योंकि आप मैक्सिमम लिमिट भी तो सेट करोगे। हो सकता है कोई लूपिंग बन गया तो आपके सर्वर ही बनते रहेंगे, तो आप एक लिमिट भी तो सेट करेंगे कि अगर 1 करोड़ रिक्वेस्ट आती है तो मेरे 100 सर्वर्स बने या 500 सर्वर्स बने। तो आप अपनी एक लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली सर्वर्स तो बने, लेकिन मैक्सिमम कितने सर्वर बने। तो मैंने यहाँ पे 100 कर दिया, बट फिलहाल तो मैं यहाँ पे 4 ही कर रहा हूँ या 10 कर देता हूँ। मिनिमम कितने रहे? तो मिनिमम तो एक ही है, तो आप मिनिमम 1 कर दीजिए या मिनिमम आप 2 भी कर सकते हो। यहाँ पर चॉइस इज योर। तो मैं यहाँ पे मिनिमम 1 कर देता हूँ। डिजायर कैपेसिटी की मिनिमम एक ही मेरा एक्टिव हो, एक ही करे। नाउ द स्केलिंग ऑप्शन पॉलिसीज, तो देयर इज नो एनी पॉलिसीज, बट मैं यहाँ पे पॉलिसीज सेट करना चाहता हूँ कि मेरी स्केलिंग कब हो। मैं चाहता हूं तो माई स्केलिंग इज इनेबल व्हेन द सीपीयू यूटिलाइजेशन इज 90%, consecutive periods of 60 seconds। अगर 60 सेकंड तक मेरा सीपीयू 90% यूज हो रहा है या उससे अबव हो रहा है, इस 90% से 1 सेकंड के लिए भी नीचे गया ना तो नहीं हो गई, कंटिन्यूअसली 90 या 90% से ऊपर हो रहा है, so ऐड हो जाए मेरा इंस्टेंस, दैट्स वार्म अप बिफोर इंक्लूडिंग इन अ मैट्रिक्स। मेरे को इंस्टेंस की नीड पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट, एट नोटिफिकेशन, अगर आपने एसएनएस अलर्ट कॉन्फ़िगर करा हुआ है तो आप यहां पर अपना एसएनएस सर्विस भी ऐड ऑन कर सकते हो। लाइक दिस इज माय एसएनएस, और मैं चाहता हूं कि मेरा जो अलर्ट्स मेरे को मिले, तो मैं चाहता हूं कि अगर मेरा कोई भी सर्वर टर्मिनेट होता है या फेल होता है या बनता है, ठीक है, तो मेरे को क्या मिल जाए? अलर्ट्स मिल जाए। कोई भी फेल होता है या लॉन्च होता है, कोई भी सर्वर मेरा क्रैश होता है या कोई भी नया सर्वर ऑटोमेटिकली बनता है, उसके अलर्ट्स मेरे को मेरी मेल आईडी पे मिल जाए फॉर मॉनिटरिंग। या कोई फेल होता है टर्मिनेट होता है, या खाली आप टर्मिनेट डालना चाहते हो, खाली लॉन्च डालना चाहते हो, चॉइस इज योर। तो चॉइस इज योर कि यू कैन सिलेक्ट द ऑल। नाउ द नेक्स्ट, ऐड टैग। तो देखिए यहाँ पे ऐड टैग है, लाइक आई एम जस्ट पुट द नेम, और नेम के बाद वैल्यू इज लाइक माई SCALING स्केलिंग VM। गैस देखिए, टैग ए न्यू इंस्टेंस का मतलब है कि अगर मैं यहां पर इस पे टिक करके रखूंगा तो जो भी मेरे नए ऑटोमेटिकली सर्वर्स बनेंगे ना, उन पर भी यही नाम लिखा हुआ आएगा। नाउ नेक्स्ट, एंड क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। और गाइस मैंने यहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप को भी क्रिएट कर दिया। अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो में आप मुझे ये बताइए कि क्या मैंने कहीं पर भी सर्वर्स अभी तक बनाए हैं? एवरीवन, क्या मैंने इंस्टेंसेस कहीं पर बनाए हैं अभी तक? लास्ट टाइम मैं हर बार पहले एक वर्चुअल मशीन बनाता था, IIS इंस्टॉल करता था, सारा काम करता था, बट मैंने क्या ऐसा कोई VMs बनाई है अभी तक? गाइस प्लीज रिप्लाई, क्योंकि यही टॉपिक मैं कल भी आपको कराऊंगा, क्योंकि इसमें और भी चीजें ऐड ऑन करूंगा, क्योंकि मैंने अगर एक साथ ही आपको बताया तो बाउंस आएगा। गाइस इतना क्लियर? नो रिप्लाई। अतुल, पूजा, विजय, विशाल,
हेलो। देखिए गाइस, मेरे पास मेल भी आ चुकी है। अगर मैं आपको यहाँ पे मेल दिखाता हूँ अपनी जीमेल आईडी पे जाके, तो देखिए मैंने जैसे ही वहां पे ऐड ऑन करा था। तो एक चीज ध्यान रख लेना हमेशा, ऑटो स्केलिंग आप कभी भी कॉन्फ़िगर करते हैं, आपको कभी भी सर्वर नहीं बनाने। गॉट इट माय पॉइंट? आपको कभी भी सर्वर्स बनाने नहीं है। द सर्वर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे। यहाँ पर AMI बनानी पड़ेगी, उसके बाद चाहे आप डिलीट कर दो सर्वर को, आपको सर्वर्स नहीं बनाने हैं। द सर्वर्स क्रिएट ऑटोमेटिकली। या तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑटो स्केलिंग लॉन्च ग्रुप में आ गया, माई स्केलिंग के नाम से। ऑटो स्केलिंग पर्टिकुलर किस डेट पर किस टाइम पे हुई है। EC2 इंस्टेंस इज लॉन्च, यानी कि उसने एक सर्वर यहाँ पे क्रिएट भी कर दिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप EC2 में आके देखिए, आपके पास इंस्टेंस बन चुके हैं ऑलरेडी। ये देखिए स्केलिंग VM के नाम से। क्योंकि मैंने अपनी डिजायर कैपेसिटी और मिनिमम कैपेसिटी 1 दी थी, इसलिए एक ही सर्वर बनेगा। अगर मैं वहां पे 10 दे देता तो मेरे 10 सर्वर यहाँ पे डिप्लॉय हो जाते। बट मैंने कह दिया कि अब अगर लोड इंक्रीज हो तो ऑटोमेटिकली नया बन जाए, लेकिन मैक्सिमम कितने बने? 10 मैंने दिए ना। मैक्सिमम कैपेसिटी भी तो 10 सेट करी है ना, डिजायर, मिनिमम और मैक्सिमम, कि मैक्सिमम 10 ही सर्वर बने, 10 से ज्यादा ना बने। तो नाउ कि यहां पर मेरी ये स्केलिंग पॉलिसी एग्जीक्यूट हो गई है। और अगर आप अब देखना चाहते हो तो कैन जस्ट गो टू द लोड बैलेंसर। और लोड बैलेंसर के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर ये आप देख रहे हो DNS URL आ रहा है। वहां पे आप IP से एक्सेस करते थे ना वेबसाइट, अब IP से नहीं करना, आपको इस पर्टिकुलर URL से एक्सेस करना। यू कैन जस्ट कॉपी दिस URL एंड नाउ पेस्ट इन अ ब्राउजर और सी कि आपकी जो वेबसाइट है वो वर्किंग हो जाएगी। योर वेबसाइट इज वर्किंग। अब देखिए यहां पे मैं एक और चीज दिखाता हूं आपको। I'm just go to the instances and I'm just login with instance। मैं इस इंस्टेंस से लॉगिन हो रहा हूं। I'm just copy, go to remote desktop, Control V, then connect। और मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि मैं इसका CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज कर देता हूं। तो आई एम जस्ट क्रिएट अ वन डमी फाइल। नोटपैड मैं ओपन करता हूं गाइस, एंड नाउ आई एम क्रिएट अ वन फाइल विद द नेम a.bat and now file save as in desktop and now put the a.bat and now click। वो नहीं कर रहा, मैं वेब पेज नहीं बना रहा गाइस। ये मैंने एक डमी फाइल चला दिया जो कि मेरे सीपीयू का यूटिलाइजेशन इंक्रीज कर देगा। अब मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो रखा है? 99% होना स्टार्ट हो गया। बट मैंने कंडीशन क्या डाल रही है कि व्हेन द सीपीयू यूटिलाइजेशन 90% से अबव जाता है कंटिन्यूअसली 1 मिनट, तो ऑटोमेटिकली मेरा एक और सर्वर बन जाए। ये स्केलिंग है ना। तो अब क्या होना चाहिए कि ऑटो स्केलिंग वहां पर मेरा एक और सर्वर बना देना चाहिए, क्योंकि मेरा लोड इंक्रीज हो गया ना, मेरी उस लिमिट को क्रॉस कर दिया। क्योंकि मैंने कंडीशन तो यही डाली थी ना, द क्रॉस द सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो अब मैंने क्या करा, एक डमी फाइल चला दिया और वो क्या करेगा, मेरी लिमिट को क्रॉस करेगा। तो जस्ट वेट सेकंड मैंने आपको एक और चीज यहां पर बताई थी, अगर आप लोगों को याद होगा इस, कि अगर आपका एक्टिव सर्वर क्रैश भी हो जाता है तो भी आपका क्या है, वेबसाइट ऑन होनी चाहिए। यानी कि जो भी क्रैश हुआ है तो आपका विद इन अ मिनट, जो भी हमने
टाइम पीरियड डाला है, उस टाइमिंग के ड्यूरेशन आपका नया सर्वर भी अपने आप बन जाना चाहिए, तभी तो हमें पता लगेगा कि हमारी स्केलिंग काम कर रही है। एवरीवन गॉट इट द पॉइंट, या बाउंस जा रहा है, ज्यादा पढ़ रहे हो? कुल मिला के है कि गाइस पढ़ने वाला टॉपिक ही है ये, और आपको लग भी रहा होगा कि क्लाउड की एक्चुअल वैल्यू अब आपको पता लगेगी। अतुल, अंकित, पूजा, इज इट क्लियर? यस सर। विजय, तो मे भी इस टॉपिक को करने में आपको इंटरेस्ट है। कल भी हम सेम ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कल भी हम लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग भी पढ़ेंगे, बट कल मैं आपको क्लासिक लोड बैलेंसर बताऊंगा, एंड ऑटो स्केलिंग दोबारा से मैं रिपीट करूंगा एक बार और, एंड ऑल्सो कि अभी आप इतने बड़े नाम से एक्सेस कर रहे हो, बट आप चाहते हो कि आपकी कंपनी का नाम है xyz.com, उससे हो, सो वी कैन बाय द डोमेन थ्रू द GoDaddy, और हम फिर पर्टिकुलर उस नेम से कैसे एक्सेस करेंगे वो वाली लैब हम करेंगे। तो आइदर वो सारे प्रैक्टिकल्स कल हम करेंगे जो स्टार्टिंग से मैंने आपको कराए थे, सिंगल वेब सर्वर, स्टोरेज, कि हर चीज को आप नाम से कैसे एक्सेस करोगे अपनी कंपनी के नाम से, तो होस्ट कन्वर्जन कैसे होगा, तो उसके लिए भी आप एक्सप्लेन यू द DNS, जिसको हम बोलते हैं रूट 53। तो नाउ गाइस कि चलते हैं अपना यहाँ पर और देखते हैं कि हमारा सर्वर सेकंड आया है नहीं आया, सो आई एम रिफ्रेश, तो अभी नहीं आया है, जस्ट वेट एंड वॉच। तो स्केलिंग जैसे होगी तो कोई नहीं, ले लेगा वो अपने अकॉर्डिंग GMT, वैसे तो डिफॉल्ट टाइम लेके चलता है 300 सेकेंड्स अप टू, नहीं अब पेड वो लोग है ना, सर्विस तो नहीं होते हैं, ये अनपेड है ना, T2 माइक्रो यूज कर रहे हैं यार हम, फ्री वाली तो यूज ही कर रहे हैं ना, पेड लो ना तब पता लगेगा ना। So just wait. So any question related to this? सर एक बार हाँ बताइए। बताइए डियर, कोई कुछ कह रहा था अंकित। सर एक बार मतलब कि आपकी वॉइस ए, नहीं आ रही एक है। बार वीडियो देख के एक बार वीडियो देख के फिर से बता देंगे सर। हाँ बिल्कुल, आप बताइए, क्वेश्चन रखिए ना, मैं तो कह रहा हूँ कल भी मैं ये टॉपिक रिपीट करने वाला हूँ अगेन। कल मैं आपको और भी ब्रीफ बताऊंगा, यानी कि और भी थोड़ा सा एक्सपेंड करके इस टॉपिक को बताऊंगा। तो इसमें और भी एक दो चीज, यानी कि इसी लैब को मैं दूसरे तरीके से और कराऊंगा। तो एक्चुअली है ना, वो मैंने डेमो फाइल चलाई है ना, वो कभी कभार काम कर जाती है, कभी कभार नहीं करती है, क्योंकि वो एक्चुअल लोड नहीं है, वो हमारे उस पर्टिकुलर मशीन का लोड है। क्या कह रहा हूं? बट आपको अदर थिंग दिखाता हूं कि अगर मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूं, तो टर्मिनेट करने पे क्या होना चाहिए? ओके, तो टर्मिनेट करने पे क्या होना चाहिए? वेबसाइट कैन नॉट बी डिस्प्ले, वेबसाइट आपकी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वेबसाइट तो इसी सर्वर से हो रही थी। अब जब अगर आपकी वेबसाइट इसी सर्वर से चल रही थी, तो ये देखिए आपका सर्वर टर्मिनेट हो गया, इट इज रनिंग सर्वर, इट इज सेटिंग डाउन हो रहा है अभी। Now terminate, and you can see I'm just refresh, 503 सर्विस इज टेम्परेरी अनअवेलेबल, यानी कि यहाँ पे वो मैसेज दे रहा है कि सर्विस टेम्परेरी डाउन है। लेकिन अगर आपने सिंगल वेब सर्वर बनाया होता ना, ऑटो स्केलिंग वाला फीचर नहीं होता, तो द पेज कैन नॉट बी डिस्प्ले, फिर वहां पे टेम्परेरी वर्ड नहीं आता। यार अगर 20 सर्वर हैं, अगर 20 सर्वर्स हैं, मैंने तो सिंगल सर्वर है इसलिए टेम्परेरी का एरर आया है, 20 के 20 सर्वर एक साथ थोड़ी ना डाउन हो जाएंगे।
मेन सर्वर ही तो डाउन कर दिया ना, मेन सारे ही मेन है ना, इसमें मैंने बनाया ही एक था, अब एक डाउन हुआ है, वो उसकी जगह दूसरा ऑटोमेटिकली बना देगा ना नया। तो अगर आपने मेन में 4 सर्वर रखे हुए हैं तो 4 में से कोई एक जाएगा तो ऑटोमेटिकली दोबारा से 4 है ना, यानी कि डिजायर कैपेसिटी आपने सेट कर दी कि मिनिमम 4 सर्वर तो रहेंगे। अगर आपकी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे जा रही है और ये सर्वर डाउन कर दिया तो लोड बैलेंसर इस रिक्वेस्ट को भी अपने दूसरे सर्वर पे भेज देगा। वही चीज मैं आपको कल दिखाऊंगा कि लोड बैलेंसर किस तरीके से काम करता है। देखिए यहाँ पे आई एम जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश और ये देखिए सर्वर आ गया दूसरा, ये तो वो वाला सर्वर आपका आ गया, ठीक है। और ये देखिए मैं वेबसाइट भी यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपकी वेबसाइट भी आ गई, 1 मिनट भी नहीं लगा। क्लियर गाइस? मैंने तो कोई नया नहीं बनाया ना, अगर मैं ये सारे सर्वर्स को यहाँ से डिलीट भी कर देता हूँ दोबारा से आपकी टेम्परेरी हो जाएगी डाउन। दोबारा से मैंने सारी की सारी मशीन्स को टर्मिनेट कर दिया और टर्मिनेट होती है अब क्या होना चाहिए, फिर से मेरी वेबसाइट डाउन हो जाएगी और फिर से वो नया सर्वर बना देगा, क्योंकि डिजायर कैपेसिटी का मतलब है कि मिनिमम 1 तो एक्टिव रहेगा ही रहेगा। आप चाहे 100 बार डिलीट करिए, जो मैंने मैक्सिमम लिमिट 10 डाली है ना वो एक्टिव सर्वर्स की डाली है गाइस। तो यहाँ तो एक्टिव सर्वर अभी 1 है, बाकी 9 और ऐड होंगे जिस हिसाब से लोड बढ़ेगा। एक चीज ध्यान रखना कि आप चाहे सर्वर जितनी बार भी टर्मिनेट करते रहो सर्वर्स आपके अपने आप बनते रहेंगे। तो ऑटो स्केलिंग का फीचर्स अगर आप कभी भी यूज करते हैं तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट करना पड़ेगा, तब आपकी सर्विस सर्वर्स बनने रुकेंगे। कहीं आप कहते हो ना कि पैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हम क्या करते थे, मशीन को टर्मिनेट कर देते थे, तो यहाँ पे वो टर्मिनेट तो हो जाएगी लेकिन 1-2 मिनट के बाद फिर से दोबारा बन जाएंगे और आपके चार्जेस लगेंगे। तो T2 की भी लिमिट है 750 आवर्स महीने की। अब आपने अगर 10 सर्वर्स बना दिए 24 घंटे एड ऑन कर दिए तो कितने हो गए, 240 आवर्स तो ऐसे ही चले गए, फिर बाकी रिमेनिंग मंथ में क्या करोगे। लिमिटेशंस हैं यार इनकी भी, आप किसकी और का डेटा कितने टाइम तक अपने लैपटॉप में रख सकते हो, 1 महीने 2 महीने, कभी तो बोलोगे भाई अपना डेटा ले जा। तो नाउ यू कैन सी कि मैं रिफ्रेश करता हूं तो पहले तो हम सर्वर देख लेते हैं अपना भाई। अच्छा टर्मिनेट ही अभी हुआ है, चलेगा। तो सारे के सारे सर्वर हमारे यहाँ पे टर्मिनेट हो चुके हैं और फुल फ्लैश में टर्मिनेट होने के बाद ये हमारी ये वेबसाइट भी, एंड नाउ यू कैन सी कि विद इन 1 और 2 मिनट्स दोबारा से यहाँ पे एक नया सर्वर बनेगा और आपकी वेबसाइट लाइव आ जाएगी। तो एक्चुअली में कि अब की सर ये लोड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो दिस इज अ पार्ट की लोड बैलेंसर के मैं आपको अलग से एक और लैब कराऊंगा जिसमें आपको ऑटो स्केलिंग मैंने आपको बता दिया है। तो कल मैं पहले आपको लोड बैलेंसर समझाऊंगा, फिर स्केलिंग दोबारा से ऐड कर दूंगा, 10 मिनट का गेम है वो, ठीक है ना। तो आपको दोबारा से मैं एक बार और क्लियर कर दूंगा दूसरे तरीके से। तो इसमें मल्टीपल लैब्स हैं, इसमें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत है और एटलीस्ट आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा इस लैब को करने में। बट एक बार करने से नहीं आएगा, इस लैब को आप जितनी बार, क्योंकि इंटरव्यू में ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, वीपीसी, IAM रोल, S3 स्टोरेजेस और वॉल्यूम्स वाला, ये सारे टॉपिक्स मैंडेटरी कीज हैं जो आपसे इंटरव्यूज में पूछे ही जाने हैं। तो आप जिन पर जितना वर्कआउट कर लेंगे उतना कम है। तो नाउ गाइस यू कैन सी कि आपकी नई मशीन आ गई विद द नेम ऑफ स्केलिंग VM के नाम से, जो कि अभी पेंडिंग कंडीशन में है। नाउ हम अगेन रिफ्रेश, तो अभी ये रनिंग स्टेट में आएगा, रनिंग स्टेट में आने के बाद आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपके यहाँ से वेबसाइट भी लाइव हो जाएगी। लेट्स कम टू द रनिंग और इनिशियलाइज स्टेट। तो अभी इनिशियलाइजिंग में है, जस्ट मिनट और 30 सेकंड्स, विद इन 30 सेकंड ये लाइव हो जाएगा आपका। एवरीवन क्लियर? इनफ फॉर टुडे या कंटिन्यू? चले गाइस बताइए। सर इसका वीडियो शेयर कर दीजिए। या डेफिनेटली आई एम अपलोड टुडे इन चैनल और मैं अभी आपको 5 o'clock तक अपलोड कर दूंगा इस वीडियो को।
So it's come to initializing state. अरे भाई ओपन हो जा, रनिंग में आ जा, और you can see your website is live. तो चलिए गाइस, थैंक यू. मैं अपलोड कर दूंगा ये वीडियो एंड शेयर विद यू. तो बाकी वीडियोस भी Okay, sir. अपलोडेड हैं. टुमारो आई एम अगेन रिपीट दिस सेम टॉपिक बट इन